कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जो मतलब लगातार बाहरी दुश्मनों से घिर रहा है, और सबसे अजीब बात, उनके पास अपना बचाव करने के लिए कोई विशाल या सेंट्रलाइज सेना भी नहीं है। सामान्य तौर पर तो ऐसे राज्य का पतन तय माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार वे लोग न सिर्फ बचते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को इतना मजबूत कर लेते हैं कि कोई भी बाहरी ताकत उन्हें मिटा नहीं पाती। क्या ये किसी चमत्कार जैसा नहीं लगता? हाँ, सच में ये काफी हैरान करने वाला है। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले ऐतिहासिक दांवपेचों को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, ओम, वे भारत के एक बेहद प्रमुख राज्य यानी छत्तीसगढ़ के सफर को बयां करते हैं, जिसे प्राचीन काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। और मैं कहना चाहूंगी कि ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है जो इतिहास की परतों को बारीकी से समझना चाहते हैं। सही कहा। क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कोई भी सभ्यता या राज्य केवल एक राजा की तलवार से या किसी एक बड़े जंग के नतीजे से बनता है। लेकिन जब हम इन दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि किसी भी समाज का निर्माण असल में अलग-अलग विचारों, रणनीतियों और शासन के तरीकों की एक बहुत गहरी बुनावट होता है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा मिशन आज केवल ये रटना नहीं है कि किसने कब राज किया, बल्कि ये डिकोड करना है कि कैसे तीन बिल्कुल अलग-अलग राजवंशों ने मिलकर इस क्षेत्र के समाज और संस्कृति की नींव रखी। और वो तीन राजवंश हैं पांडुवंशी, नागवंश और कलचुरी। बिल्कुल। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस राजवंश से जिसे इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली वंश माना जाता है, पांडुवंशी वंश। और जब हम किसी महान सभ्यता की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा उसकी सांस्कृतिक नींव से ही होती है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक प्रस्थान बिंदु है। जब हम पांडुवंशी वंश को देखते हैं, विशेषकर उनके सबसे महान राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को, तो हमें ये सांस्कृतिक नींव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके समय में दक्षिण कुशल एक ऐसे दौर से गुजरा जहां कला, धर्म और वास्तुकला अपने चरम पर थे। लेकिन जो बात इस काल को सबसे अलग बनाती है वो है उनका धार्मिक दृष्टिकोण। अच्छा, वो कैसे? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया। एक मिनट, यहाँ पे मुझे थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत महसूस होती है। इतिहास में हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई राजा बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो वो अपने व्यक्तिगत धर्म या अपनी आस्था को पूरे राज्य पर थोपने की कोशिश करता है। हाँ, ये एक आम पैटर्न है इतिहास का। राइट। ऐसा माना जाता था कि एक ही धर्म होने से राज्य में एकता आती है। तो फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसके बिल्कुल विपरीत जाकर दोनों धर्मों को एक साथ क्यों बढ़ाया? मतलब क्या वो सिर्फ एक बहुत ही सहिष्णु और उदार व्यक्ति थे, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति थी? ये सोचना कि वो केवल उदार थे, मुझे लगता है इतिहास को बहुत सरल कर देना होगा। मैं भी यही सोच रहा था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। उस दौर में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। धार्मिक केंद्र असल में शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज को दिशा देने वाले मुख्य केंद्र होते थे। ओह, यानी वो एक तरह के पावर सेंटर थे। बिल्कुल। जब कोई राजा दो अलग-अलग और उस समय के सबसे प्रभावशाली धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता है, तो वो असल में अपने राज्य को एक न्यूट्रल जोन या एक सुरक्षित पनाहगाह बना रहा होता है। मतलब अगर मैं इसे आज के संदर्भ में कहूं तो ये काल एक तरह का सांस्कृतिक इंक्यूबेटर था। हाँ, बहुत सही उपमा है ये। जहां उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि विद्वानों को इस बात का डर नहीं था कि उनके विचारों के कारण उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा अर्थव्यवस्था को होता है। अच्छा। जब आपके राज्य में धार्मिक सहिष्णुता होती है तो दूर दूर से विद्वान, व्यापारी और कारीगर आपके राज्य में आकर बसने लगते हैं। व्यापारिक मार्गों पर शांति होती है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने ये समझ लिया था कि असली ताकत हमेशा तलवार के जोर से युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाने में होती है जहां धर्म और कला दोनों एक साथ विकसित हो सकें। ये वाकई एक शानदार विचार है। मतलब मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। जब आप बड़े बड़े हिंदू मंदिर और बौद्ध विहार एक साथ बनवा रहे हैं तो आप केवल ईंट पत्थर नहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप हजारों कारीगरों, मूर्तिकारों और मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। आप उन रास्तों का निर्माण कर रहे हैं जहां से पत्थर और लकड़ियां आएंगी
और उन्हीं रास्तों से होकर व्यापारी भी आएंगे। एकदम सही। यानी शांति और सांस्कृतिक सद्भाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस यूं ही हवा में हो जाती है। इसे एक आर्थिक इंजन की तरह रणनीतिक रूप से चलाया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और इसी शांति और समृद्धि के युग ने असल में दक्षिण कोसल को एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने वो उपजाऊ जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर एक महान सभ्यता खड़ी हो सकती थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास की धारा कभी एक जगह नहीं रुकती। हाँ, वो तो है। शांति और प्रचुर मात्रा में मौजूद धन हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। बिल्कुल। जब कोई राज्य बहुत अमीर हो जाता है, जब वहां कला और संस्कृति फल फूल रही होती है, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के आक्रमणकारियों की नजर उस धन पर पड़ेगी ही। केवल शांति और ऊंचे मंदिर आपको बाहरी तलवारों से नहीं बचा सकते। सही कहा। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही अलग और रोचक मोड़ लेती है। दक्षिण कोसल के उन भव्य सांस्कृतिक केंद्रों से निकलकर अब हम एक बहुत ही विशिष्ट, दुर्गम और घने जंगली क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, बस्तर। बस्तर। और यहाँ तस्वीर में आते हैं नागवंश के शासक। ये बदलाव इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बड़े साम्राज्य बनते हैं और अपनी सीमाएं बढ़ाते हैं तो वे अक्सर रास्ते में आने वाली स्थानीय जनजातियों, उनकी संस्कृति और उनके शासन के तरीकों को या तो कुचल देते हैं या उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन बस्तर के नागवंशी शासकों ने, जिनमें छत्रसाल का नाम प्रमुखता से आता है, उन्होंने बिल्कुल विपरीत दिशा चुनी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी उलझन यहीं पर शुरू होती है। क्या उलझन है? देखिए, एक तरफ हमारे पास पांडुवंशी जैसे शक्तिशाली साम्राज्य थे जिनके पास अपार संसाधन थे, और दूसरी तरफ हमारे नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नागवंश को कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हाँ, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। तो फिर बिना किसी विशाल और केंद्रीकृत सैन्य ढांचे के, बिना किसी बड़े किलेबंदी के, उन्होंने खुद को और अपनी संस्कृति को नष्ट होने से कैसे बचा लिया? ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता कि एक छोटी विकेंद्रीकृत व्यवस्था इतने बड़े आक्रमणों को झेल जाए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम सैन्य विज्ञान के पारंपरिक नजरिए से देखें तो नागवंश को बहुत जल्दी हार जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन इसका जवाब उनके शासन करने के तरीके, यानी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में छिपा है। नागवंश की सबसे बड़ी ताकत कोई विशाल स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि उनकी असली ताकत थी सत्ता का विकेंद्रीकरण। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, उन्होंने बाहरी संस्कृति और कानूनों को थोपने के बजाय स्थानीय आदिवासी और जनजातीय परंपराओं को ही अपने प्रशासन का आधार बना दिया। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब उन्होंने फैसले लेने का अधिकार सीधे उन लोगों के हाथों में दे दिया जो उन घने जंगलों और घाटियों को किसी भी सेनापति से बेहतर समझते थे। ठीक ऐसा ही। जब आप प्रशासन को स्थानीय परंपराओं पर चलाते हैं और जमीनी स्तर के नेताओं को अधिकार देते हैं, तो आप राज्य और आम जनता के बीच की दूरी को खत्म कर देते हैं। वाओ। छत्रसाल जैसे शासकों ने जनजातीय संस्कृति को केवल बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसे राज्य की मुख्य पहचान बना दिया। मैं समझ रहा हूँ। यह एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करता है। कैसे? मतलब जब कोई भारी शक्ति बस्तर पर आक्रमण करती है तो वहां के स्थानीय लोग सिर्फ राजधानी में बैठे किसी राजा को बचाने या किसी मुकुट के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं। वे अपने खुद के अधिकारों, अपने रीति रिवाजों, अपने जंगलों और अपने जीवन जीने के तरीकों को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। एकदम सटीक। और यही वो बिंदु है जहां एक आक्रमणकारी हार जाता है। आप एक राजा को हरा सकते हैं, आप एक सेना को मैदान में मात दे सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पूरे समाज को कैसे हराएंगे जिसका हर नागरिक अपनी पहचान बचाने के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ने को तैयार हो? ये तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, जब प्रशासन लोगों की अपनी परंपराओं पर चलता है तो आम जनता खुद अपनी पहचान की रक्षक बन जाती है। भारी सैन्य बल न होने के बावजूद नागवंश इसी विकेंद्रीकरण और स्थानीय सशक्तिकरण के कारण अपनी जड़ें जमीन में जमाए रख सका। ये वाकई सोचने का एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। इसे हम पानी की तरह लड़ना कह सकते हैं। पानी की तरह लड़ना दिलचस्प है। हाँ, मतलब अगर आप एक सेंट्रलाइज सेना पर प्रहार करते हैं तो वो टूट सकती है, लेकिन अगर आप एक ऐसी जनजातीय व्यवस्था पर प्रहार करते हैं जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, तो वे पानी की तरह आपके चारों ओर से बहकर आप पर वापस हमला कर देते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज भी जब हम बस्तर की समृद्ध और अद्वितीय संस्कृति को देखते हैं तो उस पर नागवंश का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
उन्होंने उन स्थानीय जड़ों को इतना गहरा कर दिया कि उन्हें उखाड़ना किसी भी बाहरी ताकत के लिए लगभग असंभव हो गया। क्या बात है। लेकिन यहाँ हमें एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखना होगा। नागवंश की ये जो विकेंद्रीकृत रणनीति है वो रक्षा के लिए और अपनी जमीन बचाने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर किसी राज्य को रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर एक बड़ा विस्तारवादी और आर्थिक रूप से टिकाऊ ढांचा बनाना है तो सिर्फ स्थानीय भावना या विकेंद्रीकरण काफी नहीं होता। एक समय के बाद आपको एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता होती ही है। और यहीं से इतिहास के उस दौर की शुरुआत होती है जहां छत्तीसगढ़ ने एक अत्यंत संगठित, शक्तिशाली और विस्तारवादी राज्य का रूप लिया। कलचुरी वंश। जी हाँ, कलचुरी वंश। इनके शासन का मुख्य केंद्र रत्नपुर और रायपुर क्षेत्र था। इस वंश में रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीराज और जाजल्यदेव जैसे बेहद शक्तिशाली और दूरदर्शी राजा हुए। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैं इनके प्रशासन के तरीके को स्रोतों में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी आधुनिक व्यापारिक साम्राज्य के काम करने के तरीके को देख रहा हूँ। आधुनिक व्यापारिक साम्राज्य? हाँ, मतलब जैसे कोई स्टार्टअप या लघु उद्योग अचानक से एक विशाल मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। लेकिन कलचुरी वंश के राजाओं ने ऐसा क्या किया जो आपको कॉरपोरेट कंपनियों की याद दिलाता है? देखिए, हमारे नोट्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कलचुरी राजाओं ने अपने पूरे राज्य को बाकायदा अलग अलग जिलों में, या उस समय के शब्दों में कहें तो मंडलों में बांट दिया। हाँ, मंडल व्यवस्था। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बड़ी कंपनी में काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग रीजनल ऑफिस होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित कर प्रणाली, यानी एक स्ट्रक्चर टैक्स सिस्टम लागू किया और अपनी न्याय व्यवस्था को बेहद मजबूत किया। यह सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, यह उस जमीन और वहां के संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट करना था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो कलचुरी वंश का ये प्रशासनिक ढांचा सचमुच एक ऐतिहासिक गेम चेंजर था। राज्य को जिलों में बांटने का मतलब सिर्फ कागज पर लकीरें खींचना नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कि राजधानी में बैठे राजा का नियंत्रण और संचार राज्य के आखिरी छोर तक पहुंच रहा है। और जहां तक व्यवस्थित कर प्रणाली की बात है तो सोचिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, जब खजाने में लगातार तय समय पर और एक निश्चित मात्रा में कर आता है तभी राज्य कोई लंबी योजना बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। और जब आपके पास एक स्थिर आय का स्रोत होता है तभी आप उन किसानों और कारीगरों को हथियार देकर एक स्थायी और प्रोफेशनल सेना बना सकते हैं। नागवंश के पास जो नहीं था, एक विशाल स्थायी सेना, वो कलचुरी वंश ने इसी टैक्स सिस्टम के दम पर खड़ी कर ली। सही कहा। और उसी सेना के बल पर उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़े और आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। लेकिन केवल सेना ही नहीं, अगर आप कलचुरी काल की वास्तुकला को देखें तो उन्होंने रतनपुर में जो भव्य और प्रसिद्ध मंदिर बनवाए वे केवल उनकी धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं थे। तो क्या वे उनकी राजनीतिक ताकत का विज्ञापन थे? एक तरह से हाँ, वे असल में उनके पास मौजूद आर्थिक अधिशेष यानी जो एक्स्ट्रा वेल्थ होती है उसका खुला प्रदर्शन थे। अच्छा। जब आपके पास इतना पैसा और संसाधन होते हैं कि आप युद्ध लड़ने और पूरे प्रशासन को वेतन देने के बाद भी इतनी विशाल इमारतें बना सकें तो आप अपने दुश्मनों को और अपनी जनता को ये साफ संदेश दे रहे होते हैं कि आपका राज्य आर्थिक रूप से अजेय है। ये बहुत ही गहरी बात है और मुझे लगता है कि उनकी मजबूत न्याय प्रणाली भी इसी ढांचे का एक हिस्सा थी। वो कैसे? अगर आप जनता से भारी मात्रा में कर ले रहे हैं तो बदले में आपको उन्हें सुरक्षा और न्याय देना ही होगा, वरना लोग विद्रोह कर देंगे। अगर हम आज के समय में टैक्स देते हैं और बदले में पक्की सड़कें या अस्पताल की उम्मीद करते हैं तो हम असल में उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो कलचुरी राजाओं ने सदियों पहले स्थापित कर दिया था। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एक मजबूत न्याय प्रणाली और जिलों में बटा हुआ प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि राज्य में आंतरिक विद्रोह न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। इस तरह कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ को केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक और जियोपॉलिटिकल रूप से भी एक बेहद समृद्ध और दुर्जेय शक्ति बना दिया। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हम इन 3 अलग अलग राजवंशों पांडुवंशी, नागवंश और कलचुरी के बारे में इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो जो तस्वीर उभर कर आती है
वो ये है कि आज के छत्तीसगढ़ की वर्तमान पहचान असल में इन तीनों का एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल मिश्रण है। बिल्कुल, ये समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी स्थायी और समृद्ध समाज किसी एक विचार या एक शासन शैली का परिणाम नहीं होता। ये एक क्रमिक विकास है जहां हर राजवंश ने पिछले की कमियों को पूरा किया और अपनी एक नई परत जोड़ी। अगर हम इसे क्रमबद्ध करें तो पांडुवंशी वंश से इस क्षेत्र को संस्कृति और शांति का वो ठोस आधार मिला जहां बिना किसी धार्मिक टकराव के अलग अलग विचार एक साथ पनप सकें और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। हाँ, फिर नागवंश आया जिसने हमें सिखाया कि जनजातीय पहचान और उसका संरक्षण कितना जरूरी है और कैसे सत्ता का जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण एक समाज को बाहरी हमलों के सामने टूटने से बचा सकता है। और अंत में कलचुरी वंश, जिसने इस पूरे क्षेत्र को प्रशासनिक शक्ति, कर प्रणाली और संगठन के धागे में पिरोकर एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक इकाई बना दिया। और यही बात इस ज्ञान को आज के लिए इतना प्रासंगिक बनाती है। ये इतिहास केवल परीक्षा पास करने के लिए याद किए जाने वाले पुराने तथ्य नहीं है। ये गहराई से ये समझने के बारे में है कि किसी भी समाज, राज्य या देश के निर्माण में अलग अलग तरह के नेतृत्व की क्या भूमिका होती है। कोई भी एक तरीका अपने आप में पूर्ण नहीं होता, बल्कि हर दौर की अपनी एक अलग जरूरत होती है। और यही बात हमें हमारी चर्चा की शुरुआत में ले जाती है, जहां हमने बात की थी कि इतिहास कोई एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि कई परतों और जड़ों से बनी जमीन है। बिल्कुल सही बात है। हमने आज उन परतों को उधेड़ कर देखा है कि कैसे शांति, स्थानीय स्वायत्ता और कड़े प्रशासन ने मिलकर एक पूरी सभ्यता को आकार दिया। लेकिन इस गहन अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सभी एक विचार पर थोड़ा मनन करें, जो इन प्राचीन स्रोतों से निकलकर सीधे हमारे आज के जीवन से टकराता है। वह विचार क्या है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या आज के इस तेजी से भागते सेंट्रलाइज्ड युग में, जहां हर चीज को किसी एक राजधानी के ढांचे में ढालने की कोशिश की जाती है, विकास के बड़े लक्ष्यों और स्थानीय स्वायत्ता के बीच ऐसा बेहतरीन संतुलन बनाना वाकई संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे आज के तंत्र पर सीधा सवाल करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।